जैसा कि बच्चों हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना ही नहीं है। हम हर संडे सैटरडे आपको इंटरव्यू के थ्रू ये भी बताएंगे कि आपको कौन से कंपटीशन की कैसी तैयारी करनी चाहिए और आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई जिस बंदे ने किया है, जो एमबीबीएस कर रहे हैं या आईआईटी जे में इंजीनियरिंग आईआईटी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एनआईटी में कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, किसी और फील्ड में भी, उनसे हम आप उनका इंटरव्यू लेंगे और आपको बताएंगे कि वो तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो इसी इसी तहत पर इसी तौर पे हमने आज आपके सामने, आप जानते हैं उन्हें, अजय सर जो एमबीबीएस कर रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और अब वो आपका अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आपको बताएंगे कि उनकी कौन सी रैंक थी, कब उन्होंने क्वालिफाई किया। अपना इंट्रोडक्शन वो देंगे खुद। अजय सर। माई सेल्फ अजय यादव। मैं अभी यूपीएमएस से एमबीबीएस कर रहा हूँ और मैंने 2018 के अंदर नीट क्वालिफाई किया था। मेरे नीट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 77761 थी और इसके अलावा मैंने एम्स भी क्वालिफाई किया था। एम्स के अंदर मेरी रैंक थी 2652 और मैंने ऑल इंडिया कोटा से सीट ली थी। इसके अलावा मेरी स्टेट के अंदर रैंक थी 1352। सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ सर, जैसे मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल जैसे बच्चे 10वीं पास करते हैं, उनकी दो चॉइस रहती है, या तो वो मैथ लेते हैं या बायो लेते हैं। जैसे आपने भी मैथ और बायो में से एक चुना, बायो, तो किस लिए बायो कैसे चुना आपने? तो सर इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं 10th क्लास में था, मेरा रिजल्ट आया। 10th से पहले मैं हमेशा इंजीनियरिंग की सोचता था कि मुझे 11th में जाके मैथ लेना है और इंजीनियर बनना है, हमेशा मन में यही रहता था। पर जब 10th का रिजल्ट आया, उस टाइम पे मेरे मैथ के अंदर नंबर आए थे 98 और साइंस के अंदर 97 नंबर आए थे। तो फिर घर वालों ने, पेरेंट्स ने बोला मुझे कि तेरे अगर मैथ में अच्छे नंबर आए हैं, मतलब तेरी फिजिक्स अच्छी होगी आगे जाके, और इसके अलावा बायो में अच्छे नंबर आए हैं, मतलब साइंस में अच्छे नंबर आए हैं, तो बायोलॉजी भी ऐसे अच्छी होगी। तो उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं, क्योंकि बायोलॉजी जो साइंस बायोलॉजी लेते हैं 11th क्लास में, उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिजिक्स की होती है। तो घर वालों ने इसलिए मुझे बायोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए बोला, क्योंकि फिजिक्स अच्छी हो सकती थी मेरी, कि भाई मैथ में अच्छा है तो फिजिक्स भी अच्छी होगी। तो घर वालों ने मुझे बोला कि बायो ले ले। फिर मतलब उन्होंने कोई ऐसे प्रेशर नहीं किया था कि बायो लेनी है, उन्होंने मुझे बोला कि पहले तू देख कि बायो तुझे अच्छी लगती है। उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि तू जिनसे पूछना चाह रहा है उनसे पूछ लो, अपने टीचर से। तो मैंने टीचर्स की भी राय ली। तो टीचर्स ने भी मुझे बायोलॉजी के लिए बोला कि जो साइंस के टीचर थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ तेरी बायोलॉजी अच्छी थी। इसके अलावा उन घर वालों ने मुझे बोला था कि एक महीने तो बायोलॉजी की क्लास में बैठ के देख ले, 11th में अगर बायोलॉजी समझ में आती है तो बायोलॉजी में रहना नहीं, अगर तेरा मैथ में मन हो तो मैथ ले लेना। और इसके अलावा दूसरा, मेरी मम्मी पहले से बीमार रहती थी, तो थोड़ा अटैचमेंट भी था, इमोशनल अटैचमेंट भी था कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं जो प्रॉब्लम्स हमें हुई थी उस टाइम जब मम्मी बीमार थी, जब हमारे घर वालों को हुई थी, वो हम किसी को औरों को नहीं होने देंगे, इसलिए थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट भी था। तो मैंने बायो लेने का डिसीजन लिया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा रोल निभाया है कि आप बायो लिया और आप आज सक्सेस हो। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। उन्हीं की वजह से आज मैं डॉक्टर बन पाया हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया था कि तू बायोलॉजी ले ले। तो उस टाइम मैंने फिर बायोलॉजी ले ली। और फिर जब मैं क्लास जाने लगा, मतलब जो उन्होंने 1 महीने का वो दिया था, उससे पहले मुझे फिक्स हो गया था। मैं 7-8 दिन बायोलॉजी क्लास में बैठा तो बहुत अच्छे टीचर्स मिले, तो मुझे बहुत मजा आने लग गया बायोलॉजी में, कि फिर मैं कभी छोड़ ही नहीं पाया, बायोलॉजी से दूर ही नहीं हो पाया। इसलिए फिर मैंने बायोलॉजी कंफर्म कर दी कि मैं बायोलॉजी लूंगा और मुझे डॉक्टर ही बनना है। अब दूसरा क्वेश्चन है सर बच्चों का कि क्या किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए, नीट जैसा अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम है, इंडिया के टॉप एग्जामों में गिना जाता है नीट जैसा एग्जाम, तो क्या उसे क्वालिफाई करने के लिए आपको कोचिंग की कितनी जरूरत होती है? आपकी कोई भी नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग का कितना बड़ा रोल होता है, कोचिंग के टीचरों का? क्या स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा भी क्या उस नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है? हाँ बिल्कुल, जो स्कूल में पढ़ रहा है वो भी कर सकता है, पर इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होना चाहिए। क्योंकि लगभग क्या होता है कि आप 100% बच्चों में से 90% बच्चों को कोचिंग की जरूरत होती है। हाँ, 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में पढ़ के भी अपनी नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्चुअल पढ़ते हैं। स्कूल में मैं आपको बताता हूँ कि स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं और कोचिंग में कैसे पढ़ाते हैं। आप पहले ये समझिए। स्कूल में क्या है कि बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ऐसा होता है, पर ये नहीं बताया जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है कि ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन बताया जाता है। तो जो स्कूल में पढ़ के जो बच्चा आएगा उसे यही पता होगा ये हो रहा है। अगर
नीट जैसी एग्जाम जो टॉप इंडिया की टॉप एग्जाम्स में आती है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत भी होती है, लगन की जरूरत भी होती है, तो उसको वो बच्चा जिसने ये पढ़ा है कि ये हो रहा है, वो अगर उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कि क्यों हो रहा है, ऐसे पूछा जाएगा ना कि क्यों हो रहा है, उसमें कंसेप्ट पूछे जाएंगे। इसलिए वो बच्चे बहुत कम होते हैं जो 10% मैंने बताया कि 10% क्वालिफाई कर सकते हैं। वो बच्चे इसी हिसाब से पढ़ते हैं, कोचिंग के हिसाब से खुद को डेवलप कर लेते हैं, और इसके अलावा बहुत अच्छी स्कूल्स होती हैं, वहां से सिलेक्शन होते ही हैं। तो ये है कि 90-10% का रेशियो है कि 90% लोगों को कोचिंग की जरूरत होती है, क्योंकि कोचिंग में तुम्हें सब चीजें गाइड करके बताएंगे कि कैसे पढ़नी चाहिए। वहां के टीचर्स जो होते हैं वो आपको ये नहीं पढ़ाते हैं कि आपको कैसे करना है, वो आपको क्वेश्चन सोल्व करना बताते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा है तो आपको ये उत्तर देना है, अगर इसमें से थोड़ा चेंज हो गया कि तो ये दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से 90% बच्चों को कोचिंग की जरूरत होती है, और स्कूल से हाँ कर सकते हैं, पर 10% बच्चे। मतलब आपका कहने का मतलब कोई अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है कोई स्कूल में जो अपने आप को उस तरह से डेवलप कर ले तो उसका आराम से नीट जैसे एग्जाम वो क्वालिफाई कर सकता है। हाँ, मतलब उस मेहनत करनी ही चाहिए उससे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे बच्चे लेते हैं, आपने बताया कि बायो या मैथ ले लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की ये चॉइस होती है कि बायो लेता है वो रट के याद करना पड़ता है, मैथ लेता है वो समझने की बात होती है। तो मतलब तैयारी किस तरीके से करें वो बताओ आप। सर, जो इस फील्ड से बाहर होते हैं उन्हीं को लगता है कि बायोलॉजी का रटने का सब्जेक्ट है। जो इस फील्ड में होते हैं उनको पता है कि इसके अंदर बहुत कम रटने का चीजें होती हैं, क्योंकि चीजें ऐसे तो है नहीं कि एक इधर से आई एक इधर से आई, चीजें तो रिएक्शन हो रही है, कोई तो सीक्वेंस से चलेगी तो वो सीक्वेंस आपको समझनी पड़ती है। पर क्या है कि लोग उसको जो मतलब मैथ या जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो क्या समझते हैं उसे कि सिर्फ रटना है, और वो पहले से एक बनी हुई है, एक झूठ बना हुआ है कि भैया बायोलॉजी तो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको रटना पड़ता है। अब क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने एक मिथ्या बना दी कि भैया बायोलॉजी को रटना पड़ेगा, तो आज तक वही चलता आ रहा है, किसी ने उसे चेंज करने की कोशिश ही नहीं की। अब क्या है कि जैसे कोचिंग में बच्चा जाता है तो उस टाइम पे जो कोचिंग में जहां उनको मेंटर होते हैं जो उनको बताते हैं वो भी क्या है इसी हिसाब से बताते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, सब समझने का है। बायोलॉजी में जब बैठते हैं तो बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि चीजें अपने आप नहीं होती वहां पे सब सीक्वेंस वाइज होता है। ऐसे तो आप बोलते हो मैथ समझने का सब्जेक्ट है आपके हिसाब से, तो मैथ के अंदर भी आपको फॉर्मूला तो रटना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके आपको एक स्टेप तो माननी पड़ेगी कि ये रटना है, इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर ये तो पता होगा कि इसके अंदर एक्स लगाना है वाई लगाना। वो तो हम भी बायोलॉजी वाले भी बोल सकते हैं, और कोई उसको क्यों नहीं बोलते हो, उसको भी तो बोल सकते हैं। तो सर इसकी तैयारी किस तरीके से करें वो बताओ। मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले लिया हमने, कोई भी मैथ ले लिया तो इसकी तैयारी करने का भी देखो। हाँ, मैं बताऊँ, अजय सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि बायोलॉजी का मतलब सिर्फ रटना नहीं होता। अगर आप चीजों को समझे तो बायोलॉजी को भी आपको समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी मतलब रटना, मतलब चीजों को समझना। आपको टीचर ऐसे मिले कि बायोलॉजी को आपको अच्छे से समझाए, तो मतलब आप बायोलॉजी को भी समझ के कंसेप्ट सीख के पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात बोली है अजय सर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए? सर ने पूछा है तैयारी कैसे करनी चाहिए। तैयारी के लिए देखो, सबसे पहले मैं कोचिंग के लिए बता दूं, स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल में आपको बहुत ज्यादा यही होगा कि स्कूल वाले आपको बोर्ड के हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि स्कूल का क्या काम है, स्कूल का मतलब उनको बोर्ड से रिलेटेड मतलब होता है, उन्हें किसी एग्जाम से मतलब नहीं होता है कि आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करवाना है। जबकि क्योंकि उनका काम क्या है, आपके पेरेंट्स ने स्कूल में आपको क्यों डाला है, भाई आपके परसेंटेज अच्छी बने इसीलिए तो डाला है। पर आप कोचिंग में क्यों जाते हो? कोचिंग में जाने से पहले मेंटेलिटी सेट है ना आपकी कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो तैयारी का ये है कि वहां पे जो टीचर्स हैं उनसे आपको ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होना पड़ेगा। जो टीचर ने बोल दिया, आप अगर 10th के पास करके 11th में गए तो टीचर ने बोला है आपको कि ये असाइनमेंट करवाना है, करके लेके आना है, हमने आज इतना पढ़ा दिया। और ये भी है कि अगर आप 11th में जाते हो या कहीं भी जाते हो, कोई भी कोचिंग जाते हो, वो आपको ये जरूर बताते हैं। मुझे तो बताए थे, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि टीचर्स ये बताते थे कि आज हमने इतना पढ़ा दिया, आप इतने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। पर उसमें क्या होता था, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते थे कि यार सर ने बोले हैं 10 क्वेश्चन, चलो यार आज तो मैं सो लेता हूँ, कल कर लूंगा। दूसरे दिन सर ने 10 क्वेश्चन और बता दिए, 20 हो गए। ऐसे कर करके उनके बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते थे। फिर बोलते थे कि टीचर्स तो बताते नहीं है हमें कि क्या करना है। तो तैयारी का यही है कि आपको अगर जो भी आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं कि आपको आज हमने इतना पढ़ा है, आपको ये पढ़ना है और जाके ये पढ़ो, उसके बाद इतने क्वेश्चन करने हैं,
तो आप बहुत मैक्सिमम कोशिश करो कि अगर मान लो पूरे भी नहीं हो रहे, बहुत बार ऐसे हो जाता है कि टॉपिक का एंड होता है, उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके पास, तो अगर आप पूरे भी नहीं कर पाओ तो 90% उसको सोल्व कर लो, क्योंकि जब आप सोल्व करके जाते हो तो अगले दिन जो टीचर ने आज बोला है कि हाँ आज हम इतना पढ़ाएंगे, आज इतना पढ़ा दिया और आपको आगे का पढ़ के आना है और ये क्वेश्चन सोल्व करके आना है, दूसरे दिन क्या करता है टीचर उन्हीं को वापस रिपीट करवाता है कि हमने ये क्वेश्चन दिए थे उनमें कोई डाउट तो आया या नहीं आया, तो बच्चे सोल्व करके लेके आते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है कि मुझे ये डाउट आया था। पर जो नहीं पढ़ के आते हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी। तो मेरे हिसाब से कि टीचर्स की बात माननी चाहिए, जो कोचिंग में पढ़ रहा है उसको टीचर की पूरी बात माननी चाहिए, टीचर जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि टीचर उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने उस फील्ड में लगभग टीचर उसी फील्ड से गुजरे हुए हैं, तो उनको सब पता होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको तैयारी बेस्ट जो आपको गाइडेंस दे सकता है वो होता है आपका टीचर, और वो ही बता सकता है आपको कब क्या पढ़ना है। तो तैयारी के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने टीचर्स की बात मानो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने अच्छी बात कही है, इनका कहना कम है कि कोचिंग वाले जो टीचर हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे। जो काम वो डेली दे रहे हैं वो डेली करो, आपको कितना भी टाइम लगता है उसके लिए आपको 8 घंटा पढ़ना पड़े तो 8 घंटे पढ़ो। अगर आज कोचिंग वालों ने जितना काम दिया है या स्कूल वालों ने जितना काम दिया है वो आज 4 घंटे में हो गया हो, तो आप 2-4 घंटे रेस्ट कर सकते हो, उस दिन आप एंजॉय कर सकते हो। तो डेली का डेली वर्क करो, वरना वो वर्कलोड बढ़ता जाता है और आपकी टेंशन भी उसी के साथ बढ़ती जाती है। तो डेली का वर्क डेली करो, टेस्ट की तैयारी जैसे टेस्ट लगता है उसके हिसाब से उसकी तैयारी करो। डेली रूटीन को लगातार आप 1.5-2 साल तक फॉलो करोगे तो आपकी सफलता पाने के, आपके सफल होने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। सर मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल मैंने जो बताया उसमें क्या होता है कि बच्चे जब कोचिंग में गए सितंबर के अंदर, तो उन्होंने सितंबर में जो मैंने बोला उन्होंने काम नहीं किया। अब वो दिसंबर आते आते क्या इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं ना कि जो भी केस आते हैं आप देखते हो सुसाइड केस होते हैं, आप कोटा के अंदर बहुत ज्यादा देखते हो कि सुसाइड केस होते हैं। वो कब होते हैं? लगभग जनवरी से लेके मई तक होते हैं। वो उसी में क्यों होते हैं? क्योंकि वो बच्चे शुरू के अंदर वर्कलोड इतना बढ़ा देते हैं, पढ़ते हैं नहीं, करते नहीं है, फिर उनको लगता है कि मैं ही पीछे रह गया। वो पीछे क्यों रहा? वो उसकी खुद की वजह से रहा है। पर क्या है कि अब अगर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप फिर ये बर्डन नहीं आए कि इतना ज्यादा हो गया, उसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो काम जिस दिन दिया जा रहा है उस दिन करो। कि आप जनवरी फरवरी में आके ये ना हो कि मैंने तो ये नहीं पढ़ा, उस टीचर की क्लास छूट गई थी। अगर कोई क्लास आपके एक दो मिस हो जाती है तो आप नोट्स ले लो इधर उधर से, या बुक्स आपके पास होंगी। और इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सभी प्रोवाइड होते हैं। आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उससे पढ़ के समझ लो। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो उसे छोड़ दो, उसके अलावा तो सब पढ़ ही सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको रोज का काम रोज करना चाहिए। मतलब डेली का काम डेली करो, आपका वर्कलोड भी कम होगा, आपकी लाइफ स्मूथ होगी और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल पाएगी। इसलिए डेली का काम डेली करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। दूसरी बात बोली है, पहले इन्होंने बोला था कि बायोलॉजी को रटने का सब्जेक्ट नहीं है, अगर कंसेप्ट सीखोगे तो बायोलॉजी की जर्नी भी बहुत आसान हो सकती है। और दूसरी बात उन्होंने फिर से बोली है कि डेली रूटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप डेली रूटीन को छोड़े नहीं, उसे पकड़े रखें। कोचिंग वाले टीचर या स्कूल वाले टीचर जैसा आपको बता रहे हैं उसे फॉलो करो, आपकी सफलता उतनी ही नजदीक आपके होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर आपसे है कि अक्सर बच्चे होते हैं 10th क्लास 11th क्लास में गए हैं, तो बच्चे होते हैं नादान बच्चे होते हैं, और नादान बच्चे ही गलतियां करते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, 10th में उनकी बहुत अच्छी परसेंटेज भी बनी होती है, लेकिन वो वहां जाके कोचिंगों में जाके कुछ डाइवर्ट हो जाते हैं, गलत संगतियों में पड़ जाते हैं, उसकी वजह से रिजल्ट खराब भी हो जाता है कई बार। तो आपको क्या लगता है कि गलत संगत में बच्चे क्यों जाते हैं, और गलत संगत में अगर बच्चे जाते भी हैं तो उनके पेरेंट्स को कैसे पता लगे कि उनकी संगत गलत हो रही है, और पेरेंट्स को कैसे उन चीजों को गौर करके उनकी समस्याओं को उनका पता लगा के उनकी समस्याएं दूर करें, कि उनकी संगति को हटाएं, उनको सही दिशा में लेके आए। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए कि वो कोचिंग घर से गया है, घर की याद भी सताती है, गलत संगत में पड़ गया तो लगभग ये छोटा वाला जो नया कैरियर शुरू होने वाला है वो तो लगभग खत्म ही हो जाता है। ऐसा नहीं है खत्म हो जाता है, लेकिन डॉक्टरी वाला, MBBS वाला, बीटेक वाला ऐसे कैरियर खत्म हो जाता, आगे बहुत भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन उस समय बच्चा डिप्रेशन में भी आ जाता है। तो जरूर कैसे मतलब बच्चा उन कमियों को दूर करे, पेरेंट्स का रोल क्या, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय कि वो गलत संगत में जा रहा है तो बच्चे को कैसे उसको सही दिशा में लाया जाए, टीचर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि स्कूल में कैसे, मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया था कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है और कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है। आप बोल रहे हो कि जो टॉपर बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे 10th पास करके गए, 12th पास करके, वो कोचिंग में क्यों पिछड़ जाते हैं? मैंने आपको क्या बताया, स्कूल में क्या पढ़ाया कि ये हो रहा है, कोचिंग में क्या पढ़ाते हैं कैसे हो रहा है।
तो बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें यही आदत पड़ जाती है। जो टॉपर बच्चे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 20% टॉपर बच्चों की, सर भी मुझे लगता है उन्हीं की पूछ रहे होंगे, क्योंकि जो टॉपर है वो टॉपर है, उनकी नहीं, मेरे साथ वो 20% बच्चों की बात कर रहे होंगे, मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ आपको। कुछ बच्चे जो टॉपर होते हैं लेकिन रिजल्ट बाद में हाँ सर, अच्छा नहीं आ पाता, तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर टॉपर उसमें शामिल है। हाँ, मैं उन्हीं की सर बता रहा हूँ कि वो बच्चे जो 20% है, वो क्या कि अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब अनुकूलित नहीं कर पाते हैं उस माहौल के अंदर, क्योंकि आज तक उन्होंने रट के काम चलाया है। टीचर ने बोला, उन्होंने जाके रट लिया या याद कर लिया। वो सब सब्जेक्ट की बता रहा हूँ मैं, कोई बायोलॉजी की नहीं बता, बायो, फिजिक्स, मैथ, सब में। मैथ के अंदर भी आप न्यूमेरिकल ऐसे कैसे याद कर लेते हैं, क्वेश्चन याद कर लेते हैं कि 3.2 का 5वां क्वेश्चन ये है और इसका आंसर ये आएगा। सर आप देख, ऐसा होता है सबके साथ। तो मैं सब फील्ड की बता रहा हूँ, एक फील्ड की नहीं बता रहा हूँ। तो वहां पे जाके वो क्या होगा कि जब वो मैथ को, बायोलॉजी को उन्हें याद तो था, पर वो जो समझना नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हम पहले जैसी तैयारी करके यहाँ पर भी सक्सेस होने की कोशिश करें। तो आप अगर एक अलग जगह जा रहे हो तो वहां पे आपको अनुकूलित तो होना ही पड़ेगा उस माहौल के हिसाब से। तो जो लोग उसमें माहौल में अनुकूलित हो जाते हैं वो टॉपर होते हैं, वो टॉपर ही रहते हैं। और जो नहीं होते हैं वो, आप जो बोल रहे हो, बर्बाद हो जाते हैं, मतलब उस फील्ड में नहीं जा पाते जो उनका टारगेट होता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इसमें नहीं जा पाते हैं। और आपने पेरेंट्स की दूसरी बात की, आपने बोला कि पेरेंट्स का कितना रोल होता है, पेरेंट्स का कितना रोल होता है कि वो गलत संगति में जा रहे हैं तो उनको वापस सही संगति। देखो मैं जितना मानता हूँ सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जितना मान रहा हूँ कि जो पेरेंट्स का रोल मेरे हिसाब से 60%, किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस ना हो सक्सेस होने में 60% रोल होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मान लो एक बच्चा गया, आज 10th तक आपके पास था, 10th में उसके 90% बन गए, तो वो आसपास के गांव का, मान लो किसी भी गांव में था, उसके आसपास लोगों सबको ये लगेगा कि उसके बच्चे के 90% आए, 90% आए, सब जगह ऐसे हो जाएगा कि 90 बहुत अच्छी परसेंट बनी है। तो घर वाले क्या है कि उस बच्चे को ऐसे चढ़ा देते हैं कि पता नहीं वो क्या ही हो गया। हाँ सही है, उसको मोटिवेट करना सही है, पर उसको ओवर कॉन्फिडेंस में लाना गलत है। कि आप सिर्फ बच्चे को ये बोलो, बेटा बस अब तूने 90 बना ली, अब हमारी जिंदगी सफल होगी, उसकी 90% का क्या करोगे? ये तो है नहीं। तो जब वो बच्चा कोचिंग में जाता है, आप यहीं से कहीं भी कोचिंग में, कोटा, सीकर, दिल्ली या और भी जहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग है, कहीं भी जाते हो, वहां पे जाकर बच्चे को सबसे पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस में है। फिर क्या है कि घर वालों से एक हॉस्टल में डाल दिए। हॉस्टल में डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन रह रहा है, रहने वाले पे, क्योंकि वो किस संगत का है, कैसा है उसका, वो सब चीजें डिपेंड करती हैं। पर क्या होता है कि जब बच्चा वहां जाता है, नए नए माहौल में जाता है, तो नए माहौल की हवा तो लगती है। अब वो कौन सी हवा लगी वो तो डिपेंड करता है ना कि हवा किधर से आ रही है। अच्छी हवा आएगी तो अच्छी संगत मिलेगी, और अगर बुरी हवा आएगी तो बुरी संगत लगेगी और वो बुरे काम करेगा। तो उसी के लिए मैं बता रहा था कि पेरेंट्स को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हमारा बच्चा किनके साथ रह रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। मतलब जब बच्चा वहां जाके आ गया, उसके बाद में वो कैसा बिहेव कर रहा है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और जब वो घर आएगा तो बच्चे का पता चल जाएगा, उसके बिहेवियर से पता चल जाएगा कि वो कैसी संगत में है। अब आपने बोला कि पेरेंट्स को कैसे पता चले कि बच्चा गलत संगत में जा रहा है, कैसे पता चले, या टेस्टों के रिजल्ट के आधार पे पता चले। और अगर पता चल जाए उन्हें कि गलत संगत हो रही है, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उस समय कि वो सही संगत में ला सके, कैसे हैंडल करना चाहिए बच्चे को? देखो मेरे हिसाब से प्रेशर देना कि बच्चे को फोन करके बोल दिया कि तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स कम आते रहेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, ये क्या कर रहा है, वो ज्यादा उचित नहीं है। क्योंकि बच्चा होता है 10th 11th 12th का बच्चा होता है, नादान होता है, तो उसको मेरे हिसाब से कुछ और तरीके से हैंडल करना ज्यादा बेटर है। तो आप ज्यादा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है तो आप ज्यादा बेटर तरीके से पहले मैं ये बता देता हूँ कि पेरेंट्स को कैसे पता चले कि उनका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में, इसका बता देता हूँ। जब आप जाते हो, जब आप कोचिंग में जाते हो, एडमिशन लेते हो, तो एडमिशन के टाइम पे क्या होता है कि आपसे एक फोन नंबर लेते हो जिसके ऊपर कोचिंग आपके बच्चे की हर रिपोर्ट डालते हैं। मतलब इस टेस्ट में कितने नंबर आए, कितने नहीं आए, ये सब चीजें आपको वो कोचिंग वाले आपको मैसेज फॉरवर्ड करके बताते हैं। तो आपका बच्चा मान लो शुरू में गया, कोचिंग में एडमिशन लिया, उसके एक टेस्ट छोड़ दो, मतलब बेसिक वाला टेस्ट छोड़ दो, चाहे वो मैं सबकी बता रहा हूँ। अभी इसमें 90% 60% वाला बच्चा नहीं है कि भाई 60% वाले के बेसिक में मान लो कि आपके बच्चे 60% वाला है, उसके कम आ जाएंगे, 90 वाले के ज्यादा जाएंगे, बेसिक छोड़ो। उसके बाद आप कोचिंग में प्रॉपरली जाने लग जाते हो और आपका पहला टेस्ट होता है। मान लो आपके बच्चे के पहले टेस्ट में 70% बने, एग्जाम्पल से समझाऊँ आपको ज्यादा समझ में आएगा, और रैंक आई उसकी 100,
पहले टेस्ट के बाद में आपका बच्चा अभी हॉस्टल में पहुंच चुका है, हॉस्टल में है, उसको हॉस्टल के आधे मतलब लड़के मिले, 1-2 लड़के मिले, दोस्त बन गए हैं। अब क्या होगा कि दूसरे टेस्ट में आप देखो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मान लो कि 60 से 2% ऊपर नीचे तो होती रहती है, वो तो पेपर पे डिपेंड करती है, सब चीजें हैं। और रैंक पे आप 10 का प्लस माइनस मान लो, 10 या 20 का प्लस माइनस मान लो। पर अगर आपका बच्चा अच्छी संगत के साथ रह रहा है इस टाइम पे, अगर आपके बच्चे को मान लो 2 महीने हो चुके हैं हॉस्टल में और 70% उसका एवरेज चल रहा है, अब अगर 2 महीने हो चुके हैं आपके बच्चे को, तो अगर वो अच्छी संगत में है तो वो क्या होगा, उसका इंप्रूवमेंट होगा, मतलब 70% से ऊपर जाएगी, 73, 75, और रैंक भी 100 से नीचे आएगी, 80, 70 ऐसे पहुंच गए। इस अगर ऐसा आपके बच्चे के साथ हो रहा है, इसका मतलब आपका बच्चा एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। पर 70% मैं ये नहीं बता रहा कि 70% का मतलब सिलेक्शन, मैं एक एवरेज नंबर लेके जा रहा हूँ, समझाने के लिए एग्जाम्पल सेट करके बता रहा हूँ। अब अगर मान लो आपके बच्चे के 2 टेस्टों में 70% से प्लस माइनस 2 मान लो, दूसरे में 65% आते हैं, आगे तीसरे टेस्ट में आपके बच्चे के फिर से 65% आते हैं। आप थोड़ा चिंतित होने की जरूरत है उस टाइम पे कि हाँ यार मेरे बच्चे के 75% 2 टेस्टों में कैसे लगातार रेगुलर कैसे कम हो गए। फिर अगर आपके बच्चे के वापस अगर वो 70% गेन कर रहा है, इसका मतलब है कि भाई कुछ कंसेप्चुअल गलती हो गई होगी या कुछ उस टाइम पढ़ा नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम। पर अगर उससे नीचे आपका बच्चा आ रहा है लगातार अगले 2 टेस्टों में, मतलब 60% के लगभग है, इसका मतलब पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि अब उसका बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अब उस टाइम पे आप पूछ रहे थे कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। देखो पेरेंट्स उस टाइम पे क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को फोन करते हैं। अब बच्चे को फोन करेंगे तो अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, मान लो कि वो गलत संगत में जा रहा है, अब क्या कि नया एक्सपोजर होता है उस टाइम पे, 10th का बच्चा है, 12th का बच्चा, तो माँ बाप से पहली बार दूर गया है, उसको उस माहौल के अंदर बहुत मजा आएगा, उसे लगेगा कि यार अच्छा लग रहा है, तो वो आपको कभी सच नहीं बोलेगा, वो आपको नहीं बताएगा कि पापा, वो आपको झूठ बोल देगा, पापा वो क्या हुआ था कि टेस्ट पेपर लेट दे दिया था हमें, हमारे में जो टीचर आया था उसने हमें कोऑपरेट नहीं किया, उसने ओमार नहीं दी, ओमार आधे घंटे पहले ले ली थी। उसके बाद 1000 बहाने होंगे, उसके बहाने वो आप समझ सकते हो, आप उनके पेरेंट्स, और पेरेंट्स का मतलब माता पिता और जो भी जो उसको संभाल रहा है, वो उसके साथ इतने साल से रहा, वो मुझे लगता है जहां तक, क्योंकि मेरे पेरेंट्स समझ आते थे कि मैं जो बोल रहा हूँ सच है या झूठ है, तो मुझे लगता है सब पेरेंट्स समझ जाते हैं। अगर आपका बच्चा सच नहीं बोल रहा हो या कुछ भी बोल रहा हो, उस टाइम आपको जाना चाहिए उसके रूम पे, और आपको वहां पे जाके उसके हॉस्टल में 1-2 दिन का टाइम बिताना चाहिए, और देखना चाहिए कि आपका बच्चा उन 1-2 दिन में क्या एक्टिविटीज कर रहा है। जो 10वीं क्लास का बच्चा, मतलब 16-17 साल हो जाते हैं 10वीं क्लास पास करने में, तो 16 साल आपके पास रहा है, तो आप उसकी हर मोमेंट को जानते हो, उसकी एक्टिविटीज को जानते हो। अगर आपके बच्चे परसेंटेज कम हो रही है और वो किसी गलत संगत में है, वो चाहे कितनी कंट्रोल कर ले आपके सामने, 2 दिन आप रुकोगे कितना कंट्रोल, पर जो उसको गलत संगत पड़ी है, जो गलत संगत की वजह से उसके अंदर कुछ एडेप्ट आए हैं, मतलब जो उसे खुशी मिल रही है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, आप डेफिनेटली उसको समझ जाओगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर आप फोन करके, आप उनको फोन करके समझाओगे बेटा तेरे 60% होगी, 10% गिर गई, आप उन्हें प्रेशराइज करोगे, अपने बच्चे को बताओगे बेटा पढ़, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब उसे खुशी मिल रही है दूसरी चीजों में। तो उस टाइम मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए उसके पास, और उसे बताना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वो किस संगत में है। अगर आपको लगता है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन सभी कोचिंग्स के अंदर क्या होता है कि सभी कोऑपरेटिव होते हैं, सभी कोऑपरेट करते हैं, तो मुझे लगता है फिर आपको आगे की वो हॉस्टल वार्डन से रूम चेंज करवाने की बात करनी चाहिए, और वो आपके आगे के, मैं ये बता दिया आपको कि आपको कैसे पता चले कि आपका बच्चा किस डायरेक्शन में है। मतलब सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि अगर बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो आप फोन करके बच्चे पर प्रेशर डालने के बजाय, वो नादान है, उसके पास जाइए, उसकी 2-4 दिन की एक्टिविटी देखिए, क्योंकि आप लाइफ एक्सपीरियंस पेरेंट्स का इतना ज्यादा होता है कि वो एक्टिविटी देख के ही समझ जाते हैं कि बच्चा गलत डायरेक्शन में है, उसकी संगत खराब हो चुकी है। तो आपको जाके वहां पे, क्योंकि बच्चे होते हैं, प्रेशर डालना अच्छा नहीं है, बच्चों की हर चीज का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है, तो आप वहां जाके उनकी हरकतों को देखें, ये सब करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ना डालें। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई है जी सर। सर मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे मैथ लेते हैं या बायो लेते हैं, तो इसमें लंबी तैयारी करनी पड़ती है उनको, तो लंबी तैयारी करते करते वो क्या टेंशन में आ जाते हैं, कई बार बच्चे तो वो टेंशन में आ जाते हैं, तो उसको मतलब अपने आप को मोटिवेशन कैसे रखे हो। सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप रोज का काम रोज करोगे तो आपको कभी टेंशन ही नहीं होगी। आज का जो काम है आज आपने कर दिया, तो आपको कल की टेंशन क्यों होगी।
कल जो नया काम मिलेगा आपको वो करना है, तो कभी टेंशन नहीं। लंबी तैयारी, वही मैं समझा रहा था आपको, वही मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था कि लंबी तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप चीजें बढ़ाते जाओ कि भाई मेरे पास मान लो ये 10th में गया, IIT में है, या मान लो कि PMT में है, मान लो 12th के बाद फर्स्ट चांस में उसका हो जाए। 12th के साथ बहुत बच्चों का नहीं हो पाता है, मतलब फर्स्ट साल चांस में बहुत लोगों को हो जाए फ्रेशर में। तो मैं ये बताऊँ 3 साल का गया, 3 साल का टाइम है। कुछ की तो बायो के अंदर तो क्या होती है कि उम्र ही नहीं हो पाती है एग्जाम के लिए, 17 साल चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि 11th में गया तो बच्चा यही सोच रहा है, जो मेंटेलिटी पेरेंट्स भी ये मेंटेलिटी दे देते हैं जिनकी उम्र नहीं होती कि बेटा तेरे पास तो 2 साल है, 2 साल तो अच्छे से पढ़ाई कर, फिर 1 साल में छोड़ देना। सही भाई जब पहले साल दे ये बहुत मतलब घर वाले मेंटेलिटी डाल देते हैं। और हम जब 10th क्लास में पास करके गए तो हम बहुत नादान होते हैं, मतलब इतना समझते नहीं है। हमें हमारे चारों तरफ जो हो रहा है हमें वही सीखने को मिलता है। तो क्या है कि बच्चा यही समझ लेता है कि यार 11th 12th में तो मैं मजे भी कर लूंगा, तो क्या है। अब आप अगर डाल रहे हो तो आपने ये बोल दिया तो बंदे के ये होगा बच्चे के कि हाँ यार अभी तो 11th है, 2 महीने की तो निकले हैं, जुलाई में गया है, जून में गया था तो 2 महीने तो गए हैं, अभी तो मेरे पास 3 साल है। और घर वालों ने मुझे बोला ही है कि बेटा 12th तक आराम से पढ़, उसके बाद छोड़ देना। तो फिर वो क्या कि जून का काम चल जाए, जून जुलाई गई, अगस्त गई, सितंबर गई, ऐसे ऐसे टाइम निकल जाता है और उसके बाद बर्डन ज्यादा जाता है। फिर तो प्रेशर बनेगा। अगर वही बच्चा, मैं उन पेरेंट्स से जो भी देख रहे हैं और जो बच्चे देख रहे हैं, मैं उन सबसे बोल रहा हूँ कि आपके पास आपकी उम्र हो या नहीं हो, आपको ये आप एग्जाम के लिए मत पढ़ो चाहिए, पर आज का काम जो आज दिया गया है आप अपने बच्चे को या जो बच्चा देख रहा है उसको बोल रहा हूँ कि आज का काम आज करने की कोशिश करो। आप तभी क्वालिफाई कर पाओगे और आप तभी कंसेप्ट सीख पाओगे, क्योंकि जो आज टीचर ने पढ़ा दिया वो कल नहीं पढ़ाएगा। वो आज और कल पर ये जरूर बोलेगा कि बच्चों देखो हमने ये कल पढ़ लिया था। तब आप ये ना हो कि आपको सोना पड़ जाए क्लास में कि यार मुझे तो पता ही नहीं ये कल कैसे पढ़ा दिया था सर ने। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप 11th में हो, 12th में हो या फर्स्ट साल तैयारी कर रहे हो, जिस भी क्लास में हो, आपको रोज का काम रोज करना चाहिए। क्योंकि 11th का सब्जेक्ट जो आप 11th 12th में पढ़ोगे, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वही आप आगे जाके पढ़ने वाले हो, इसलिए रोज का रोज पढ़ो। मेरा तो यही कहना है। मतलब एक बार फिर से अजय सर का यही कह रहे हैं कि रोज का काम रोज करना, डेली रूटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन रखो, डेली का काम डेली करो, जिससे आप टेंशन से भी बचोगे। क्योंकि वर्कलोड बढ़ेगा तब जाके टेंशन बढ़ती है। वर्कलोड आपका रोज का रोज अगर होता रहेगा हर वर्क, तो आपको टेंशन आएगी नहीं। टेंशन क्यों होगी? आपका काम नहीं हो रहा इसलिए टेंशन होगी। फिर एक चीज और सर की अक्सर बच्चों के साथ दिक्कत आती है, दूर जाते हैं तो खाने की भी दिक्कत आती है। खाने होने की प्रॉब्लम तो खैर चलती रहती है, इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ता है सर। लेकिन सबको करना, हम घर पे भी करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास अगर ज्यादा पैसे होते हैं या कभी बोनस मिल जाता है तो हम अच्छा खाते हैं, उसमें बोनस मिल के दिवाली का बोनस मिल जाता है घर वालों, तो हम उस टाइम नए कपड़े खरीदते हैं, नई मिठाई आती है या और कुछ सामान लेके आते हैं। उस टाइम वो तो घर में भी जैसे पैसे हैं जैसे एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, तो उसका तो कोई ज्यादा इशू नहीं वो होता तो है। मतलब खाने होने का तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट सबको करना होता है। कुछ पाना है तो कुछ खो भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। खोना भी सीखो, पाने की इच्छा रखने मत रखो, हमेशा कुछ खो भी जाओगे तो क्या हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा था सर, अक्सर कोचिंग में बच्चा, जैसे गरीब परिवार के बच्चे भी होते हैं जिनके आर्थिक हालात इतने अच्छे होते और कोचिंगों की फीस भारी भरकम है, आपको भी पता है, लाख 1.5 लाख फीस है। तो क्या कोचिंग वाले इतने हेल्पफुल होते हैं? क्या कोचिंग वाले इतने हेल्पफुल होते हैं कि कुछ फीस माफ कर दी बच्चों की, ताकि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल के वो अपना अच्छा रिजल्ट दे? या कुछ और भी तरीके अपनाते हैं कोचिंग या स्कूल वाले ताकि टैलेंट आगे निकल के आए? देखो सर, इसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो कोचिंग्स हैं, हर कोचिंग अपना एक वो टेस्ट लगवाती है, जब स्कॉलरशिप दी जाती है। अभी कौन सी रैंक उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो एक तो वो हो गया, उस हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाती है, उसमें 90% तक आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं। और उसके अलावा आपकी जो बच्चे की परसेंटेज होती है 10th और 12th के अंदर, 10th और 12th में जितने नंबर आए उस हिसाब से भी वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं। तो और इसके अलावा बहुत सारी कोचिंग्स ने ये भी किया है कि आपके बच्चे को, मान लो कि आपका बच्चा अभी गया है, आपको बता देंगे कि हम इसकी एवरेज फीस 50,000 रुपए लेंगे। मतलब आपके बच्चे के, मान लो कि आप बोल रहे हो कि आपका बच्चा बहुत अच्छे पढ़ने वाला है और आगे मान लो कि कम परसेंटेज है 10th 12th है, पर आपको कॉन्फिडेंस है, आपके बच्चे को भी विश्वास है, तो कोचिंग वाली बहुत कोचिंग अभी कर भी रही है कि 50,000 में वाले काम सेटल हो गया कि भैया आपके बच्चे के 50,000 रुपए आएंगे। अगर आपका बच्चा एक परसेंटेज ले लेते हैं, वो एवरेज की 60 से 70%, भैया हमें एवरेज परसेंटेज चाहिए, अगर उतनी परसेंटेज आती है
तो आप 50,000 फीस देना। अगर उससे नीचे आएगी, मतलब जैसे 30%, आपका बच्चा पढ़ने वाला नहीं होगा, तो उसकी फीस जैसे 60,000 लेंगे हम। वो क्या कि आजकल ऐसे कोचिंग वाले करने लग गए हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा उससे एवरेज अच्छे से लेके आता है, जैसे 80% लेगा, तो वो फीस कम कर देते हैं, 30,000 कर देंगे, 20,000। तो कोचिंग वाले मुझे लगता है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो कोचिंग वाले ऐसा सपोर्ट नहीं करें, मैं उनसे से कहना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए कि आप परसेंटेज बेस और जो स्कॉलरशिप देते हो, इसके अलावा जो टेस्ट लेते हो उससे स्कॉलरशिप देते हो, वो दो। उसके अलावा भी आपको ये करना चाहिए कि आप बच्चे की परफॉर्मेंस आपकी कोचिंग में कैसी है, कि बच्चा वहां आके कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से आपको अलग से स्कॉलरशिप देनी चाहिए उसको। उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक पढ़ने का जुनून अलग से आएगा, कि अगर मुझे कोई भी स्टूडेंट जाएगा नए कोचिंग में, उससे बोला जाए कि भाई उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उसे बोला जाए कि अगर तू अच्छा पढ़ेगा तो तेरी फीस हम 20,000 रुपए लेंगे, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं उस 30,000 रुपए के लालच मान लो या उसकी कमाई मान लो, सब चीजें मान लो आप, उसके चक्कर में वो अच्छा पढ़ेगा, वो अच्छे से पेपर सोल्व करेगा, उसके अंदर ये जुनून रहेगा कि हाँ यार अगर मैं पढ़ूंगा मेरे 20,000 रुपए लगेंगे, तो एक अंदर से खुशी मिलेगी। और जब उसकी 20,000 कम हो, 20,000 पे वो पैसे होंगे, फीस होगी उसकी, तो उसे अलग ही एहसास होगा और वो अच्छे से पढ़ पाएगा। तो मुझे लगता है जो कोचिंग नहीं स्टार्ट किए हैं अभी, मुझे लगता है कि उनको करना चाहिए ऐसा कि आप परफॉर्मेंस वाइज हम आपको और स्कॉलरशिप देंगे, जैसे 2 मंथ 3 मंथ के बाद में देंगे, क्योंकि एक साथ किस्त नहीं होती है, उनकी किस्तों के अंदर कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो बहुत सारी कोचिंगों ने अभी तक ये कर ही दिया है, 1-2 कोचिंग को मैं जानता हूँ जिन्होंने ये किया है। तो अजय सर ने यही बताया है कि मतलब अगर टैलेंट है आप में, आप टैलेंट, तो आप किसी के मोहताज नहीं हो। कोचिंगों में जाके आप डायरेक्टर से सीधा भी बात करके उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करके वो फीस आपकी कम कर देंगे। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो भी आपकी फीस कम की जाती है। तो कोचिंग वाले, स्कूल वाले आपकी हेल्प करने में भी लगे हैं। ऐसा डर के मत सोचो कि आप के पास पैसों की कमी है तो आप यहीं रहो और मैं कुछ कर नहीं सकता। आपको अपने टैलेंट को जो वो बाहर निकालने की जरूरत है। कोचिंगों में जाओ, उनसे डायरेक्टर से उनसे बात करो, कैसे भी करके वो आपकी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फीस कम कर देंगे तो आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। बस अब लास्ट क्वेश्चन हम अजय सर से जो पूछना चाहते हैं कि जो MBBS वो कर रहे हैं जिस कॉलेज से, उसकी लाइफ को कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं, ताकि उस लाइफ को आपको सुनोगे तो ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हमें तैयारी लगातार करते रहनी चाहिए कि एक दिन अच्छी लाइफ आएगी। इस लगातार तैयारी से परेशान ना हो, लगातार प्रयत्न करना ही सफलता की सीढ़ी होती है। सफलता की सीढ़ियों पे लगातार प्रयत्न करने वाले ही पहुंचते हैं। तो सर कैसे एंजॉय कर रहे हो आप? आपकी लाइफ कैसी है, कैसे चेंज हुआ है आपकी लाइफ में? जैसे तैयारी के दौरान एक अलग लाइफ होती है, लगातार आप पढ़ते होते हो, कोचिंग पढ़ाई, जब स्कूल पढ़ाई, अब आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसे तैयारी करते हैं तब क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है कि 1 साल में करना, या जो भी बताया रोज का रोज पढ़ना होता था, तो इतना टाइम मिल ही नहीं पाता था खुद के लिए भी। तो हम पढ़ते रहते हैं, तो वहां पे क्या लाइफ का इतना एंजॉयमेंट नहीं होता है। पर वो भी है कि वहां पढ़ते हैं तब भी मजा आता है। अब MBBS में गए हैं तो वहां पे इतना नहीं पढ़ना पड़ता है वहां पे, क्योंकि एग्जाम्स 1 साल बाद में है, पता है, और वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं होता है, और सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं होती है। तो वहां पे ज्यादा बर्डन नहीं होता है, तो इसलिए एंजॉय कर पाते हैं आराम से। पर अब वो लाइफ जब याद करते हैं हम खूब बार कि नीट के अंदर हम तैयारी करते, तो उसमें भी बहुत ऐसे मिलता है यार कि हम पूरे दिन पढ़ते थे, उसमें भी बहुत मजा आता था। ऐसा नहीं है पढ़ने में हमेशा परेशानी होती है, पढ़ के भी बहुत मजा आता है। अगर आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा सीख के आए हो कोचिंग से और अच्छा उसे अप्लाई कर पा रहे हो, तो आप देखना खुद को भी मजा आएगा। अगर आप फिजिक्स के 10 क्वेश्चन लगातार कर रहे हो, तो आप देखना कि उस 10 मिनट में या 15 मिनट बाद में आपको कितनी खुशी होती है। और वही MBBS के अंदर आपके पास खुद के लिए टाइम मिल जाता है, तो आप अलग काम भी कर सकते हो, स्पोर्ट्स के अंदर भाग ले सकते हो। इसके अलावा आप जब पेशेंट से मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो और भी अच्छा लगता है। और बहुत अच्छी है MBBS लाइफ, मतलब जब तैयारी कर रहे हो उससे तो बहुत अच्छी है, पर तैयारी अच्छे से करोगे तो वहां तक पहुंच पाओगे। और अगर आप सोचते हो कि मैं तैयारी के टाइम सारे मजे कर लूं, तो कभी वो लाइफ नहीं जी पाओगे। तो ऑप्शन आपके पास है कि आप कौन सा चॉइस करना चाहते हो। वहां पे अब पेरेंट्स का प्रेशर भी नहीं होता MBBS में कि पेरेंट्स कुछ बोलते हैं इतना ज्यादा। हाँ, ये ध्यान अभी भी रखते हैं पेरेंट्स, पर इतना ज्यादा नहीं बोलते हैं। उनको जब बोलते हैं, घर भी आ जाते हैं हम, हर 2 महीने से पहले घर भी पहुंच जाते हैं। तो अब खुशी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है MBBS लाइफ में। मतलब पेरेंट्स भी समझते हैं कि आपको कब आपकी स्वतंत्रता ज्यादा देनी है, कब आपकी स्वतंत्रता को थोड़ा बांध के रखना है। तो पेरेंट्स की बातों को भी मानना चाहिए, क्योंकि वो आपका भला ही चाहते हैं, ऐसा नहीं है आपके बुरा चाहते हैं। क्योंकि उनसे ज्यादा भला चाहने वाला मेरे हिसाब से पेरेंट्स के अलावा कोई होता नहीं है। पेरेंट्स का मतलब मैं वो माता पिता की बात नहीं कर रहा, जो भी आपके हितैषी हैं वो सब पेरेंट्स की तरह ही होते हैं आपके। तो उन सब का ध्यान रखिए। यहाँ से मैं बस इंटरव्यू एंड कर रहा हूँ। एक बार बोले सर।
से एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आप गरीब मतलब गरीब परिवार या किसान मान लो, किसान का बच्चा जब कोचिंग में जाता है तो क्या होता है कि वहां पे आप कोचिंग में जाओगे, वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले इंटरव्यू में कि एक फोन नंबर लिया जाता है जिसपे मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि उस टाइम पे ये सोच लेते हैं कि यार हमें किसान होते हैं, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, जो पढ़े लिखे हो तो अपने नंबर दे देते हैं। तो किसानों के लिए बता रहा हूँ कि या जो नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए, जैसे और कोई वर्क करते हैं, उस टाइम वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं बच्चे को कि बेटा तू तेरे नंबर दे दे, कि भाई तेरे पास अगर हम फोन देके जा रहे हैं तो तेरे नंबर दे दे, इसी से काम चल जाएगा, अब भाई तेरे पास तेरा नंबर आ जाएगा। पर इस टाइम मुझे नहीं लगता पेरेंट्स को ये गलती करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि आपने बच्चे की रैंक बच्चा अपने कोचिंग में जाके देख सकता है, वहां पे अपने नंबर देख सकता है। पर अगर उस टाइम आपका बच्चा अगर गलत संगत में गया तो आपको कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि आपका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप तो आपके आसपास कोई पढ़ा लिखा होगा जो उसे अच्छी गाइड कर सकता है, उसे अच्छा बता सकता है, तो मुझे लगता है कि उनके नंबर आपको दे देने चाहिए वहां पे, जिससे कि आपको पता रहे कि आपका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। बस सर यही बोलना सर चाहता वो सही, बहुत जरूरी बात बोली है, क्योंकि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस अगर आपको पता लगती रहेगी तो आप उसका ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। अगर बच्चा खुद के ही नंबर दे देगा तो पढ़े ना पढ़े, आपको झूठ भी बोलता रहे, कोई पता नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने खुद के नंबर दे, या फिर या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी कोचिंग के किसी ऐसे टीचर्स के नंबर ले आए जो आपको आपके बच्चे की, आप फोन करो और आपके बच्चे की परफॉर्मेंस बता दे कि वो सही डायरेक्शन में चल रहा है, गलत परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो भी ज्यादा के लिए यूजफुल हो सकता है। सर तो वो फोन नंबर मतलब किसी सर के लाने की जरूरत नहीं होती, कोचिंग वाले अपने नंबर देते हैं, तो आप लेके आ सकते हो वहां से। हाँ, तो कोचिंग वालों अपने आप दे देते हैं नंबर, वो हेल्प करने के लिए तैयार, कोचिंग वाले स्कूल वाले जो भी है, तो बहुत जरूरी है। बस यही अपन इंटरव्यू कर लेते हैं, खत्म करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, अजय सर जो एमबीबीएस कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं अब पढ़ाई में, क्योंकि उनका मानना है कि सरस्वती का खजाना जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा पढ़ोगे बढ़ता है, तो इसलिए वो हमारी आप पढ़ाई से आपके लिए हेल्प करने में जुटे हुए हैं। हम भी साथ जुटकर वो भी जुटे हैं। लॉकडाउन का टाइम है, हम यही चाहते हैं कि सबको जो अभी 10th में है और उनको अच्छी नॉलेज दें। अच्छी नॉलेज का मतलब जो हमने बताया कि सब्जेक्टिव के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव भी टाइप बताते हैं, आपको सब बताएंगे हम, और मैथ और साइंस आपकी बहुत अच्छी कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारा चैनल चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। आगे भी आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव, अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उससे रिलेटेड सब चीजें बताएंगे। सर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। जैसे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कई बार खराब आ जाता है, ऐसा क्यों होता है उनके साथ? देखो एक चीज तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो स्कूल में टॉपर होते हैं वो कोचिंग में जाके क्यों फेल हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो हमने बताया था कि वहां पे जाके वो ये नहीं समझने चाहते कि ये हो क्यों रहा है। अब मेरे मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि वो वहां भी पढ़ रहे हैं, वहां भी उनका टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, मतलब टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जाके पता नहीं क्या हो जाता है और अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। सर इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं तो मानता हूँ कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, आपके बच्चे के एवरेज 75% आ रहे हैं मान लो, और आपके बच्चे को वहां पे चाहिए 78% या 70, इतनी कट ऑफ जाती है, नीट की 80% चली जाती है, कभी 74 चली जाती है, मतलब 75 एवरेज नंबर है। तो वो पेपर पे भी डिपेंड करता है, परसेंटेज कम हो जाती है, तो इजी पेपर आता है परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि आपके बच्चे की 75% एवरेज आ रही है, तो उस टाइम क्या है कि पेरेंट्स जब एग्जाम वाला दिन होता है तो बच्चे को इतना प्रेशराइज कर देते हैं ना कि बेटा तू सिलेक्शन ले सकता है, तुझे करना है, तुझे सिलेक्शन लेना है इस बार। तो क्या है कि बच्चा प्रेशर में आ जाता है बहुत। एक तो एग्जाम बहुत टॉप एग्जाम आने जाती है नीट हमारे हिंदुस्तान में, कि बहुत टॉप एग्जाम है, उसके साथ अब बच्चे एक तो उसका प्रेशर है, फिर उसके दूसरा प्रेशर कहाँ से पेरेंट्स दे देते हैं कि बच्चा तुझे पढ़ना है, तू कर सकता है। आप उसे ये बोल रहे कि बच्चा तू पढ़ा है, तू बहुत अच्छा पढ़ के आया है, अब तू पेपर को अपने मन से करके आना, जो तेरा मन करे वो करके आना वहां पे। तो क्या है बच्चे को क्या होगा, ऐसा फील होगा कि घर वाले हमारे साथ खड़े हुए हैं। अब एक बच्चे को बोलोगे तुझे सिलेक्शन लेके आना है, और एक आप बोलो बेटा तू पढ़े, पूरी साल तूने पढ़ाई की है, अब तू अच्छा रिजल्ट दे सकता है। उन दोनों में एक ही बात, उनका मीनिंग एक ही है, पर आपको कहने का तरीका अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पेरेंट्स को आखिरी टाइम में, आखिरी के जो महीने होते हैं एग्जाम से पहले जो रात होती है, उसमें पेरेंट्स को बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे बताना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, तुझे जो पढ़ा है वो करके आना है, पर प्रेशर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और होता है जो आप बोल रहे हो, क्योंकि खूब बच्चे होते हैं कि जो शुरू में गए कोचिंग में, मान लो 12th पास करके गए, वो दिसंबर तक अच्छे चल रहे हैं,
दिसंबर तक अच्छे चल रहे हैं तो क्या है कि उसको उनको क्लास में सब जानते हैं, क्लास में हर कोई उन्हें जानता है। जब टीचर भी आता है तो टीचर भी क्या बोलता है, उठ मदन लाल बताइए क्वेश्चन, मतलब टीचर भी ये बोलते हैं कि उठ तू बता। तो क्या होता है तो अक्सर टीचर बोल देते हैं। तो क्या होता है कि सारी क्लास का, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, सबका ध्यान उस लड़की के तरफ चला जाता है कि ये बहुत होशियार है, एक हीरो की तरह हो जाता है उस क्लास का। तो क्या होता है कि जो अपोजिट जेंडर होता है वो क्या हो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो सामने वाले का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और बहुत लोग इसी टाइम पे जब उनको पूरी क्लास जानने लग जाती है तो उस टाइम पे क्या है वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जो दिसंबर जनवरी तो बहुत अच्छे थे, क्लास के अंदर बहुत अच्छा कर पा रहे थे, वो उस टाइम पे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अब आप जो बोल रहे हो कि वो दिसंबर तक या जनवरी तक अच्छे पढ़े हैं तो आगे के टेस्ट में वो परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएंगे, पर वो धीरे धीरे क्या है कि उनकी मेमोरी लॉस होती जाएगी क्योंकि वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे किसी दूसरे कारणों की वजह से, तो एग्जाम में अपने आप रिजल्ट कम हो जाएगा। तो अगर ऐसे हो टॉपर और आपके साथ ऐसी कंडीशन आती है तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप 3 महीने तक और जिस लगन के साथ आपने पिछले 6 या 7 महीने तैयारी की, 3 महीने और उसी लगन के साथ पढ़ते रहो, जिससे कि आगे आप सक्सेस होके एक अच्छी कॉलेज में जाओ और एमबीबीएस करो। यहाँ सर ने एक और अच्छी बात कही है कि रिवीजन नहीं होना भी एक असफलता का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। तो आपको बार बार रिवीजन करना है, टेस्ट के माध्यम से, डेली टेस्ट सीरीज के माध्यम से। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन करते रहो। और पढ़ाई मतलब कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मानने में, बाकी अदर चीजों के बजाय कैरियर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैरियर पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए अदर चीजें, क्योंकि आपका कैरियर अगर सेट होगा तो बाकी चीजें तो अपने आप हो जाने वाली है लाइफ में, टेंशन ना लो, वो तो हो जाएगा। लेकिन कैरियर बनाने के टाइम पे अगर आप ऐसी चीजों में उलझ जाते हो जो आपके कैरियर को डिस्टर्ब कर सकती है, ऐसा नहीं है कि अपोजिट जेंडर हमेशा ही आपके कैरियर को चौपट करता है। कई बार ये चीजें आपको ऊंचाइयों तक भी पहुंचाती है, लेकिन उनका रेशियो कम होता है। उस समय आप मेच्योर हो चुके होते हैं तब ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, लेकिन आप नादान हो, बच्चे हो, ऐसे समय कंडीशन खराब हो। वही तो बता रहा था मैं, उन बच्चों की बता रहा हूँ जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनमें मेच्योरिटी कहाँ है? अभी 11, 12 या 1 साल तैयारी, कितने साल, 18, 19, वहां पे मेच्योरिटी नहीं होती है कि आप दोनों चीजों को संभाल पाओ। वही मैं बता रहा था कि उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, और वो भी आखिरी के 3-4 महीनों में, जब आप पिछले 7 महीने से रेगुलर तैयारी कर रहे हो और आप 3-4 महीने की वजह से अगर अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बुरा है ये। और मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो और ना करे, क्योंकि आखिरी के 3-4 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पे आपको जो आपने पढ़ा वो सारी चीजें मिलके आती हैं, तो मिलके जब आती हैं तभी आपको ज्यादा समझ में आता है और तभी आप क्वेश्चन कर पाते हो। मतलब एग्जाम का टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस समय डाइवर्ट हो ना हो, कम से कम इतनी दिन मेहनत की है तो 1-2 महीने के लिए अपनी पूरी मेहनत पे पानी मत फेरो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमने पूरा डिस्कशन किया है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, अजय सर ने हमें बताया है। तो अजय सर हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो, कोई भी और भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इसी के साथ हम हमारा इंटरव्यू समाप्त करते हैं। हमारे ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहे उसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।